आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 30 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो क्वांट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। इस तरीके से जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप पहले खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद से आप सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो लिख देता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो पाई की वैल्यू चूंकि नहीं रखूंगा क्योंकि आंसर सारे पाई में दिए हैं। आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इंटू एच की वैल्यू दिया है 7। तो 25 में 7 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 175 पाई क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया है 5, तो स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। तो देख लूंगा कि कौन सा आंसर 25 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से भी अगर मैं चेक करूंगा तो 175 मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर आंतरिक कोणों का युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 की माप जो है वो 35 अंश है तो कोण 2 की माप कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण, इन्हीं की बात कर रहा है। और ये जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू अगर दिया है 35 अंश तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 35 अंश का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आंसर दिया है 35 अंश। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 17.89 माइनस 0.0123 प्लस 2.21 और गुणे 3.63 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अप्रोक्सीमेट में वैल्यू निकाल दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ। 18 क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन यूज कैसे कर रहा हूँ। तो वैल्यू दशमलव के बाद से अगर 5 या 5 से अधिक हो तो उसको अप्रोक्सीमेट में मैं 1 मान लेता हूँ। तो चूंकि 17.89 है तो इसको मैं 18 मान लिया, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसको 0 भी लिख देंगे तो भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करूंगा तो 8, और अगर 18 में अगर 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 26 के बराबर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का आ गया, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 3 से अगर मैं भाग करूंगा तो 3 7 21, 3 एकम 3। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 7834 हो जाएगा, और प्लस 71 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा। 34 में 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 54 आना चाहिए, और लास्ट में 54 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी जब क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करिए तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, और साथ ही लास्ट डिजिट को हमेशा देखते हुए चलिए कि क्या सब में लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो अगर लास्ट डिजिट अगर अलग अलग है तो लास्ट डिजिट से ही करेक्ट आंसर टिक करके पूरी कैलकुलेशन करने मत जाइए। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आपको एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 और 5 एकम में 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। ठीक है, 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा तो 5.30 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो 14 दूना के 28, 2 स्थान पे दशमलव यानी कि 0.28 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5.02 हो जाएगा। और नीचे क्या है, तो नीचे है 0.4 है। तो ऊपर और नीचे में क्या करता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 50.2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4, भाग दे देंगे। तो 4 से कट करूँगा तो 4 एकम 4, 1 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा,
2 जीरो हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 12.55। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो देखिए 35 जो छात्र हैं इनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, इसको मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ थिंकिंग बेस अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि अब कितनी हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। इसका मतलब शिक्षक जो है वो अपने साथ 16 तो लाया ही होगा, और इतना अधिक लाया होगा कि 35 लोगों का एक एक बढ़ जा रहा है। तो 35 लोगों पे अगर एक की वृद्धि होगी तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, 35 की। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा 5। तो 51 वर्ष क्या हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 2 भाग ए और बी जिनमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं, यदि कक्षा ए के छात्रों का औसत वजन कितना है, तो 36 किलोग्राम है, और भाग बी के छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? तो मैं लिख ले रहा हूँ। तो ए के छात्रों का औसत वजन कितना है, तो 36 है, और बी के छात्रों का तो 45 है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी औसत निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो 40 और 50 छात्र दिए हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ 4 और 5 ले लेता हूँ, इसमें 10 से भाग कर देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ए में 4 छात्र हैं और बी में कितने हैं, 5 छात्र हैं। तो अब वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि जो औसत है वो कितना है, तो 36 औसत ये मैंने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 4 लोगों पे सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 36 से अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 4 और 5 9 अधिक है। कितने पे अधिक होगा, तो 5 लोगों पे। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 अधिक हो जाएगा। अभी जो 45 अधिक हो रहा है वो कितने लोगों में बांटा जाएगा, तो 5 और 4 9, टोटल 9 छात्र हैं उनमें बांटा जाएगा। तो 9 से भाग करूंगा तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। यानी कि जो औसत हमने 36 माना था वो 36 ना होके इससे 5 अधिक होगा, और 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 क्या हो जाएगा, पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 20,000 की राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 7/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो रेट आपको दिया है कितना है, तो रेट है आपका 7/1/2%। इसको फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ तो 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा, और 15 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से क्या करूंगा, मैं भाग दे दूंगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ, 5 से कट कर लेता हूँ तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये रेट हो जाएगा जो कि वार्षिक है। तो 4 महीने का 1 वर्ष का तो यहाँ से निकल गया, 4 महीने का निकाल देता हूँ। तो अगर 1 वर्ष का इतना है तो 4 महीने का निकालने के लिए 3 से भाग कर दूंगा, 3/40, इसमें 3 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1/40 क्या हो जाएगा, 4 महीने का ब्याज हो जाएगा। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देता हूँ। तो राशि है हमारी कितनी है, तो 20,000 हमारी राशि है। तो पहले वर्ष जो इस पे ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो 3/40 लगेगा, और अगले 4 महीने में इस पे ब्याज कितना लगेगा, तो 1/40 लगेगा। तो निकाल देता हूँ मैं। तो अगर इसका मैं 3/40 अगर निकालता हूँ तो देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से कट करूंगा तो 4 पचे 20, यानी कि 500 बार चला जाएगा। 500 में अगर 3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो चूंकि एक ऊपर है तो ये सीधे क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब ये जो 1500 है वो अगले 4 महीने के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पे कितना लग जाएगा, तो 1/40 इसका निकाल दूंगा मैं। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, 3 30, 4 7 28 हो जाएगा, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा। और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 1500 प्लस 500 और प्लस 37.5, इन सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में 0.5 आएगा। और अगर ध्यान से मैं देखता हूं तो लास्ट में 0.5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2037.5 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 2 आंतरिक कोणों का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो इन 2 आंतरिक कोणों के मापों के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा।
तो देखिए अगर मैं समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये दो समांतर रेखाएं इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो अंदर के जो कोण है इनका अनुपात आपको दिया है कितना, तो 3:7 है। मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो कोण है वो 3 और 7 है, तो इन दोनों का योगफल किसके बराबर होता है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 180 से क्या होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि इसके बीच का धनात्मक अंतर, तो 7 और 3 के बीच का धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 में 4 का क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो 18 में 4 का गुणा करूंगा तो 72 अंश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को भाजक से भाग देने पर शेषफल 16 बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो कह रहा है कि भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको बेसिक से मत करिए, हमेशा उसको क्या करिए कि ऑप्शन के थ्रू करने का प्रयास करिए। जैसे क्या करें कि शेषफल जो है वो 16 बचता है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या है, 16 है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, तो अगर मैं 16 का दोगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 32, यानी कि 32 को अगर उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, तो 3 आता है। इसका मतलब अगर इस 32 में से मैं 3 घटा दूं तो वो भाजक से विभाजित होना चाहिए। तो 32 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 29 किससे विभाजित होगा, तो 29 से विभाजित होगा, क्योंकि 29 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 49:x समानुपाते x अनुपाते 81 और 64:y समानुपाते y अनुपाते 169 दिया है, और कह रहा है कि x और y दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x + 3y का मान कितना होगा। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 49 × 81 हो जाएगा, ठीक है। और रूट लूंगा मैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7 × 9 निकल के आ जाएगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसलिए रूट लेने के बाद से मैं माइनस वाली वैल्यू नहीं लिया हूँ। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 64 का रूट लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 169 का रूट लेंगे तो 13 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि 2x + 3y की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये, तो अगर इसका मैं गुणा करूंगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 दूना के 14, 14 नवा कितना हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। और 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 × 39, 39 में अगर मैं 8 का गुणा कर दूंगा तो 8 9 72, 2 7, 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये 3y की वैल्यू हो जाएगी। तो जोड़ दूंगा इन दोनों को, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4। तो 438 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के क्या है, बराबर है। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, इसको आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि पहली जो उसमें संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 27 - x हो जाएगी। आगे कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो एक संख्या का अगर 5 गुना करता हूँ तो दूसरी संख्या के 4 गुने के क्या है, बराबर है। तो सॉल्व कर लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और जब 4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 × 27 के बराबर हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 × 27 और डिवाइडेड बाई 9 निकल के आ जाएगा। तो 9 से भाग करूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा। 4 में 3 का गुणा करूंगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या आपकी 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 27 - 12 हो जाएगी। तो 27 में से अगर 12 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको कर सकते थे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर 15 को मैं लेता हूँ, तो अगर पहली संख्या अगर आपकी 15 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है।
तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी का जब 4 गुना करेंगे और छोटी का 5 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 15 चौको 60 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60 हो जाएगा। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक वैल्यू तो 15 होगी, लेकिन छोटी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बाकी अगर 11 और 13 पे करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 42 है, तो आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन पे देखूं तो सभी ऑप्शन की जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या है, अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से इसका आंसर निकालूंगा। तो देखिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 42 है तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब करूंगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करते हैं 3ab, तो ab की वैल्यू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होता है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि 42 जोड़ूंगा, तो 42 का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अगर मैं निकाल दूं तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, तो x प्लस 1/x इसका होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, और बस इसी पे वैल्यू रख के और मैंने लास्ट डिजिट से चेक कर लिया है। तो इस तरीके से आसानी से मेरा आंसर निकल के आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया जो आरेख पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों अर्थात ABC द्वारा लैपटॉप के उत्पादन को दर्शाता है। रेखा आरेख का अध्ययन कीजिए और जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि किस वर्ष में कंपनी ए के उत्पादन के संबंध में कंपनी सी के उत्पादन का प्रतिशत न्यूनतम था। तो मैं निकाल देता हूं। तो ऑप्शन अगर देखूं तो 17, 12, 16 और 14 दिया है। तो 17, 16 और 14 और 12 तो दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब न तो 2014 होगा और न तो 2012 होगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो सिर्फ 17 और 16 का चेक कर लीजिए। तो देखिए 16 में देखिए, अगर ए 60 है तो सी का उत्पादन कितना है, तो 30 है, यानी कि ये कितना है, तो इसका 50% है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ 2017 में, तो 55 ये है और ये कितना है, तो 35 है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 35 बटा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और इंटू 100 जब मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 से अधिक आएगा, क्योंकि अगर इसकी जगह पे 70 होता तब ये 50% के बराबर होता, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 70 से कम है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 50 से अधिक आएगा। तो आपसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 2016 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 144:b समानुपाते b अनुपाते 36 है और b की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब b की वैल्यू धनात्मक आपको लेनी है। तो कह रहा है कि b का मान कितना होगा। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, तो सीधे रूट में निकाल दूंगा। तो 144 का रूट हो जाएगा 12, 36 का रूट हो जाएगा 6, गुणा करूंगा तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 72 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय ले रहा है 36 मिनट, इसको घंटा में बदलूंगा तो 60 से भाग कर दूंगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 6 से कट करूंगा तो 6 बार, और इसको कट करूंगा तो 10 बार चला जाएगा। 5 में 6 का गुणा करूंगा तो 30, और 30/10 में अगर करूंगा तो 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर दूरी निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात जो है वो 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो 2 भागों में उसको विभाजित किया गया है, तो उसमें से एक भाग 4 है और दूसरा भाग क्या है, 3 है। तो इनके बीच का अंतर अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि दूसरे भाग से 10 अधिक है, यानी कि 1 की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी, तो पहला भाग अगर 4 है, दूसरा भाग अगर 3 है, तो प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी, तो इन दोनों का सम यानी कि 7 प्रारंभिक संख्या हो जाएगी। तो आपसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी।
जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल जो है वो 2 प्लस कर्ण में 3 और 4 माइनस 2 कर्ण में 3 है। तो जब भी द्विघात समीकरण के मूल अगर ज्ञात हो और द्विघात समीकरण निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है और इंटू एक्स होता है और प्लस होता है मूलों का गुणनफल होता है और बराबर किसके हो जाता है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से बस वैल्यू रख दूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इन दोनों को जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और अगर 2√3 इसमें से अगर मैं √3 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का √3 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूँ तो गुणा करने पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8 हो जाएगा और 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 करनी में 3 हो जाएगा प्लस 4 करनी में 3 हो जाएगा और √3 में √3 का गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 में 3 का गुणा करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 6 घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो इसमें तो 2x स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 3x स्क्वायर है, यहाँ पे तो आपको 12 दे दिया है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जैसे ये वैल्यू निकल के आ गई आप यहीं से भी चेक करके आंसर टिक कर सकते थे, इस वाली वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका में एएस लेवल कक्षा के 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कह रहा है कि तालिका का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, विषय आपको दिया है और छात्रों के आपको नाम दिए गए हैं। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि पुनीत द्वारा सभी विषयों में प्राप्त औसत कुल प्रतिशत अंक कितना है। तो सिंपल सा क्या करिए कि पुनीत का जो परसेंटेज मार्क्स है वो आप सिर्फ निकाल दीजिए। तो इन सब को जोड़ के मैं क्या करूँगा, 6 से भाग कर दूंगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू किस में है, तो 100 में है, तो इसीलिए जो परसेंटेज होगा वो 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जितने मार्क्स है वही परसेंटेज हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लूँगा मैं, तो देखिए ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 6 6 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 28 और 7 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 42 यानी कि 425 हो जाएगा। 6 से भाग कर दूंगा औसत परसेंटेज निकालने के लिए, तो 6 7 42 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये 70.8% के करीब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो वह समीकरण क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स होता है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है, बस उसी पे मैं रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मूलों का योगफल करूंगा तो 16 में से 15 घट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 15 में 16 का गुणा कर दूंगा, तो 15 में 16 गुणा करूंगा तो प्लस माइनस गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा। 15 में 16 गुणा करूंगा तो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है कि सब में 240 दिया है, इसका मतलब 240 ही आएगा, तो 240 बराबर 0 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 15% और 20% की जो क्रमिक छूटें हैं वो किस एकल छूट के बराबर होगी। तो आप किन्हीं भी 2 परसेंटेज वैल्यू को लेकर एकल छूट वाले फार्मूले से आप एकल छूट निकाल दीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से, फिर जितना आएगा उसको अगली वाली वैल्यू के साथ सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या आप 100 भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में 100 था, तो 10% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। फिर 15% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 85/100 हो जाएगा। और फिर 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, तो 8/10 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो 1 2 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 85 दुना के कितना हो जाएगा, तो 8 दुना के 16 यानी कि 170 हो जाएगा। और 85 में 7 का गुणा करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 3 8 × 7 = 56 और 3 कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा।
जोड़ लूँगा मैं तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी कि और 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 है आपका, तो ये क्या हो जाएगा 61.20 क्या हो जाएगा, छूट के बाद से बची हुई वैल्यू होगी। अगर वो पहले 100 थी तो छूट के बाद से कितनी हो जा रही है, तो 61.20। इसका मतलब इस पर कितने की छूट दी होगी, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, 100 में से 61.20 घटा दूंगा। तो अगर घटाऊंगा तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए, और लास्ट में 0.8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से निकाल दीजिए, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से माइनस कर दूंगा कितना, तो 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150, 2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, घटा दूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, और 24 में से 1 घटाऊंगा तो ये 23.5 हो जाएगा। अब इसको 20 पे अप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें 20 जोड़ दूंगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो 23.5 हो जाएगा, और इंटू 20 और बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर भाग करूं तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 से अगर इसमें भाग करता हूं तो 5 चौको 20, 3 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए तो देखिए इसमें दशमलव के बाद से 5 है, इसमें दशमलव के बाद से 7 है, और यहाँ पे माइनस दिया है, तो 15 में से 7 घटाऊंगा तो दशमलव के बाद से कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और दशमलव के बाद से 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस तरीके से भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष आपको दिए हैं, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 8 वर्ग इकाई है तो पी का मान कितना होगा। तो जब निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट में कितना होता है, तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस होता है तो x3 ब्रैकेट में y1 माइनस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, और बस इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस 2 का मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, तो मैं लिख लेता हूँ 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा, -3, और -4 अगर इसमें से घटाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाए, तो x2 की वैल्यू 2 दिया है तो 2 ब्रैकेट में y3 की वैल्यू 4, 4 में से अगर मैं 2 माइनस का घटाता हूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस x3 की वैल्यू कितना दिया है, तो p दिया है, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 अगर करूँगा तो 2 में से -3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ूंगा तो 17, और यही क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। आप शिफ्टिंग मेथड के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें से किसी भी एक निर्देशांक को आप 0 पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो के बजाय 950 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए अपनी जेब से उसका जा रहा है 950 ग्राम, और पैसा कितने का ले रहा है, तो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, उसकी जेब से जा रहा है 100 रुपया, लेकिन वो पैसा कितने का ले रहा है, तो 115 का पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये उसकी जेब से जा रहा है, ये उसको पैसा मिल रहा है। बस इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए कि कितने रुपए का उसका लाभ हो रहा है। देखिए आपका 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 95 रुपये का अगर वो खरीद के ला रहा है तो 115 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो कितना उसको अधिक मिल रहा है, तो 5 इधर और 15 इधर, यानी कि 20 रुपये का फायदा हो रहा है कितने पे, तो 95 पे, क्योंकि आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। तो 5 से अगर कट कर लूँगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 5 एकम में 5, 4 45, 9 बार चला जाएगा, यानी कि नीचे आपका 19 आएगा। तो भाग अगर दे दूंगा मैं तो ऊपर हो जाएगा 400, 400 में 19 से भाग कर दूंगा तो 19 दूना के 38, 2 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 19 का में 19, यानी कि 21 सही 1/19 क्या हो जाएगा, परसेंटेज में उसको लाभ मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने बगीचे में
21,025 आम के पेड़ इस तरीके से लगाता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही आम के पेड़ हैं। तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्या करना है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक है। तो चूंकि लास्ट में आपको 25 दे रहा है, इसका मतलब जो आंसर होगा उसके लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे कैसे आंसर, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद से 21,025 आना चाहिए, ठीक है। और किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, बस इसका स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये जो दहाई के स्थान पे इससे 1 बढ़ा के गुणा कर लीजिए, तो 9 से 1 बढ़ाएंगे तो 10, 10 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 9,025 क्या हो जाएगा 95 का स्क्वायर हो जाएगा। और बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर 135 है तो 13 में अगर 14 का गुणा करूंगा तो 4 3 12, यानी कि 25 के बाद से कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ पे 25 के बाद से 0 है। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे 135 को मैंने लिया है तो इस 5 को तो मैं हटा दूंगा क्योंकि लास्ट में आपके 25 आ रहा है। 13 में क्या करूंगा 1 बढ़ा के 14 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 में मैं 4 का गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि 25 के बाद से 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 25 के बाद से 0 दिया है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। इस तरीके से मैं इसको चेक कर लूंगा, तो 13 करूंगा तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 1 बढ़ाऊंगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 यानी कि 5 × 4 करूंगा तो 0 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसका मैं क्या करूँगा परिमेयीकरण कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं रूट यहाँ पे लिया हूँ, ऊपर और नीचे क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से क्या करता हूँ गुणा कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तो 1 + cos a, और 1 - cos a से ऊपर और नीचे गुणा कर रहे हैं तो ये a² - b² हो जाएगा, और 1 - cos² a किसके बराबर होता है, तो sin² a के बराबर होता है। बस रूट ले लीजिए तो ऊपर कितना हो जाएगा तो 1 + cos a हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा तो sin a हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/sin a लिख सकता हूँ, और प्लस क्या लिख सकता हूँ तो cos a / sin a लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए 1/sin a किसके बराबर होता है, तो ये cosec a के बराबर होता है, और cos a/sin a किसके बराबर होता है तो cot a के बराबर होता है। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी कि HCF 1920 और 4 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो एक फार्मूला होता है कि LCM जो कि 1920 दिया हुआ है इंटू LCM जो कि 4 दिया है बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या जो कि 60 दी है इंटू दूसरी संख्या जो कि आपसे पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 6 बार चला जाएगा, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। 64 में 2 का गुणा करूँगा तो 128 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा और रामा की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है और उनकी आयु का जो योग है वो 26 है। यदि राधा राम से बड़ी है तो उसकी आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं मान ले रहा हूँ कि दोनों की आयु क्या है x और y है, तो इन दोनों का योग कितना दिया है 26 दिया है। x - y इसका अंतर कितना दिया है तो 6 दिया है। आपसे बड़ी यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए। तो 26 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 32 हो जाएगा, और 32 में अगर 2 से भाग करूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि दोनों का अगर आयु का योग अगर 26 है तो 26 से अधिक तो आंसर होगा नहीं, तो 32 तो होगा ही नहीं। और जब दोनों के आयु का योग 26 है तो अगर एक ही बड़ी वाली वैल्यू अगर 26 हो गई तो छोटी वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 दिया है, तो अगर बड़ी संख्या ही 6 है तो छोटी संख्या इससे 6 कम यानी कि 0 हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा और यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आरआरसी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 30 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।